This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं वो होते हैं बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। डेली टाइम्स अखबार जो है हमारा, उसकी शेर सुर्खियों के ऊपर मुख्तसर तज़किया करते हैं और मेरे साथ शो में शामिल गुफ्तगू होंगे बतौर मेज़बान और मेहमान आज जनाब फ़हीम अख्तर साहब। वेलकम करूँगा सर आपको शो के अंदर। थैंक यू अली भाई। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन आगाज़ से पहले आपकी इजाज़त से थोड़ा सा मुख्तसरन बिज़नेस पेज की तरफ एक नज़र डाल लूँ। मार्केटें तो बंद थी लेकिन यह ज़रूर है कि जो पहली ख़बर मेरी नज़र से गुज़री है वो ये एक्सपर्ट्स वांट एक्सपेंशन इन आईटी बिज़नेस वाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पढ़ने की हद तक मैंने ये ख़बर पढ़ दी है, तफसील मैं आपके सामने बाद में रखूँगा। मार्केटें चूँकि बंद थी, जुमे का तज़किया आज देना वो हो जाएगा, स्टेल तज़किया हो जाएगा। आज मामलात यकसर मुख्तलिफ हैं। सुबह में मैं कहीं से आ रहा था तो एक ख़ातून मुझे पूछने लगी कि ये इमरान ख़ान की ऑफशोर कंपनी निकल आई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इमरान ख़ान वाली जो है वो जायज़ है और या नाजायज़ है। मैंने कहा अब इमरान ख़ान की क्या चीज़ जायज़ है क्या चीज़ नाजायज़ है इसके मुतालिक मैं तो नहीं बता सकता ना कि मतलब वो सही है या गलत है। मतलब पीटीआई वाले प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखते हैं इसलिए मैं किसी को खफा नहीं कर सकता। लेकिन बात यह कि सर इखलाकी जवाज़ पानामा पेपर का जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको गिलास में घोल के महलूल कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल ऐसा ठंडा मामला हो जाएगा कि आप देखेंगे चंद माह बाद जो है ना अपोजिशन हाथ जोड़ रही होगी कि पानामा पेपर पे हाथ ना डालो। क्योंकि अभी मोसेक फोनसेका आया सर, $60 मिलियन कहीं और भी मिले थे। ये पानामा पेपर को अब आप भूल जाएं, ऐसे मेरी राय नहीं है। ये मैं एक साफ़ी हूँ, अपनी ख्वाहिश को ख़बर के तौर पर नहीं बोल सकता। आप अपनी राय देना चाहें तो अली भाई मैं एक गुजारिश करूँगा, जैसा कि हमारा प्रोग्राम इसकी व्यूवरशिप ज़्यादा, वैसे तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन ज़्यादातर फॉल करती है उन लोगों के दरमियान जिनका कुछ ना कुछ ताल्लुक़, बल्कि ख़ासा ताल्लुक़ होता है बिज़नेस और मार्केट के साथ। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हम कुछ मामलात वो डिस्कस कर लें जो कि बिज़नेस या मार्केट से रिलेट करते हैं। हाँ करें बिल्कुल करें। किसने मना किया? फर्स्ट वन इज़ कि आपने स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस देखी। पिछले हफ्ते में रॉकिंग परफॉर्मेंस रही, बुल रन रहे, ऑल टाइम हाई रहा। न्यूज़ जो ड्राइव कर रही थी मार्केट की परफॉर्मेंस को वो सिर्फ एक थी, वो ये थी कि आप शामिल होने जा रहे हैं फ्रंटियर मार्केट से निकलकर इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में, मॉर्गन स्टैनले। सर आपकी इजाज़त से कुछ पढ़ दूं फिर? जी मैं चाहूँगा उस पर आप, और लेकिन थोड़ा सा मुझे जिस आप जिस तरफ लाना चाहें। मैं तो आज डॉक्यूमेंट निकाल के लाया हूं। मॉर्गन स्टैनले में जाने के बाद आपकी मार्केट में फंडामेंटल चेंज क्या हुई है, किस हद तक इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, किस हद तक आपकी कंपनीज़ ने ग्रो की है, किस हद तक आपकी इकोनॉमी ग्रो की है, सारी चीज़ों को साइड रखने के बाद एक न्यूज़ पे आपकी मार्केट ड्राइव करती है और ऑल टाइम हाई पे जाती है। मैं चाहूँगा आप इस पे अपने कमेंट्स दें। सर खादिम अर्ज़ करेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहने हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पे शोशे छोड़े हुए थे कि पाकिस्तान शामिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सबसे पहले तो मैं MSCI की सबसे पहले लेटेस्ट जो समझ लीजिए कि अब जो उनकी ख़बर है उसकी जानिब जाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें आपकी इजाज़त से। आज की तारीख के अंदर जो सिचुएशन है वो आपके सामने रख देता हूँ। MSCI ने जो इस सिलसिले में बताया है, ये मॉर्गन स्टैनली की जो इंडेक्स है, इसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी इक्विटी मार्केट यानी हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो अंडरवेंट ए नंबर ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। एक पैराग्राफ हमारे हक में है और दो हमारे हक में नहीं है। जो हमारे हक में पहले मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लोग बहुत सारे स्टॉक मार्केट में मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान शामिल हो गया, या फिर मिसलीड या मिसगाइड कर रहे हैं कि शामिल नहीं हुआ।
इन दोनों सूरतों में फैसला जून के महीने में होगा, मई की 12 तारीख को नहीं होना था। लोगों को मिसलीड किया गया। इधर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला कि मई की 12 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत थे, जुज़वी तौर पर वो सही थे, क्योंकि मई 12 तक ये खबर आनी थी कि आया हमारे मुतालिक उनकी क्या राय है। जो राय है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 12 to 18 मंथ्स। क्या क्या हुई है सर? की डेवलपमेंट्स आर इम्प्रूवमेंट्स रिलेटिंग टू द लॉन्च ऑफ पाकिस्तान यूनिफाइड कॉर्पोरेट एक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम, पुकार्स इसका नाम है, पुकार्स। ठीक है सर, इसके बारे में मैंने कहीं कोई चर्चा नहीं सुना, सच जो बात है, इसके बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं सुना, लेकिन इन्होंने चर्चा सुना है क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट होगी या हम लोगों ने लिख के भेजा होगा। नंबर 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नेगोशिएटेड डील मार्केट NDM दैट एम टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड मूवमेंट, ठीक है, टू क्लाइंट्स ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज वाया NDM ट्रांजैक्शंस एंड 3 डेवलपमेंट ऑफ एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में अच्छा चलो सही है, कह रहे हैं तो सही है। मोस्ट एक्सेसिबिलिटी एरियाज ऑफ द पाकिस्तानी इक्विटी मार्केट मीट, पॉजिटिव बात, मीट द MSCI एमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट फॉर सम पोटेंशियल इश्यूज विद स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। एंटी क्लाइमेक्स यहाँ पे सुन ले, अभी दो पैरा हैं, सबर से सुनने पड़ेंगे क्योंकि इतना तमाशा हो रहा है ना मार्केट में। कोई जाके दीवार में टकरे मार रहा है, कोई कुएं में छलांगे मार रहा है, हो गया जीत गया, हमारा बच्चा जीत गया, ये हो गया। तो अब सुने, अब ये अच्छी बात कर दी, बुरी बात। पाकिस्तानी इक्विटी मार्केट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली एंड इट्स लिक्विडिटी हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड, वेरी गुड। As a result, concerns about the potential for failing to meet size and liquidity criteria should there be a negative market event have receded। यानी खुदा ना खास्ता, अगर इसकी तशरीह मुख्तसर, खुदा ना खास्ता मार्केट गिर जाती है, खुदा ना खास्ता गिर भी सकती है जो ऊपर जाती है, तो फिर ये मामला होंगे। आखिरी पैरा फिर आपका तज़किया, ठीक है, ऐसे लग रहा है मुशायरा पढ़ रहा हूँ मैं। Although the Pakistani equity markets meet most of MSCI's emerging markets classification criteria as blah 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 blah, MSCI would like to highlight that in the event of a reclassification, यानी हमें उठा के emerging market से एक और कैटेगरी, अपर वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, तो फिर क्या होगा? इवेंट ऑफ रिक्लासिफिकेशन MSCI पाकिस्तानी इंडेक्स टू एमर्जिंग मार्केट स्टेटस, यानी हम एमर्जिंग मार्केट में चले जाएंगे। दी MSCI पाकिस्तान इंडेक्स में पोटेंशियली सी इट्स नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज। यानी मुख्तसर खुलासा ये है कि 16 जो कंपनियां कंसिडर कर रहे हैं एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये 6 रह जाएंगी, यानी महज 32% रह जाएंगी। द डिक्रीज इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मोर स्ट्रिंजेंट इन्वेस्टिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी जो उनके रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है उस मुताबिक MSCI एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के अंदर जो आपको लिस्ट होने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट की रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो बड़ी सख्त है। MSCI विल एक्टिवली सीक फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टर्स ऑन दिस पॉइंट। MSCI से एक सवाल था, इन्वेस्टर कौन है, किससे बात करेंगे आप? मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मुझसे फीडबैक लेंगे? नहीं, किससे फीडबैक लेंगे? MSCI इंडेक्स। एक हमारे उन्होंने बोला यार मार्केट कैप, अभी आपको बताऊंगा बाकी चीजें भी सर, इस पर आपका तजिया चाहूंगा। ये है हकीकत, ना बुरा ना अच्छा। पाकिस्तान स्टिल हैज ए शॉट, जून में एक तारीख पे अनाउंसमेंट होगी, पाकिस्तान स्टिल हैज ए शॉट। लेकिन एक खबर उन्होंने बीच में साथ में उन्होंने थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कहा शायद अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। जैसे लड़का होता है ना, कहता है कि मेरी छोटी बहन की जब शादी हो जाएगी ना तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो बीच में शर्त रख दिया। अली भाई, स्पेकुलेशन ने ड्राइव किया है, जिस तरह से हमने पहले बात की जी। इसमें कंसर्न्स भी हैं, इसमें पॉजिटिविटी भी है। बहरहाल हम इसको साइड पे छोड़ के फिलहाल थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, बिकॉज कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पिछले वीक में डेवलपमेंट हुई। एक खबर थी अली भाई जिसके मुताबिक अभी स्पेकुलेटर्स अगेन, जिन स्पेकुलेटर्स की हमने बात की जी, वो इन लाइंस पे सोचने लगे हैं कि US इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, इसने अपना एक बहुत अच्छा टाइम देख लिया है। अच्छा, मुख्तलिफ अखबारात की ज़ीनत बनी खबर, ये मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कशन हुई, मुख्तलिफ एनालिस्ट ने इस पे अपने व्यूज़ दिए। मीनिंग बाय, अगर उसने अपनी पीक देख ली है तो हर पीक के बाद में एक ट्रफ आता है, हर बूम के बाद में एक डूम आता है, जी, हर हाई के बाद में एक करेक्शन या लो होता है। तो अमेरिकन इकोनॉमी मुश्किलात का शिकार हो सकती है। अगर आप उनके बैंक्स को देखें तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी
उस तरह से नहीं रही जिस तरह की पहले वो शो कर रहे थे। और अमेरिकन इकोनॉमी का कनेक्शन पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ के साथ है। वो सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, 100% एग्रीड। यहाँ पर करेंसीज़ में भी जो स्पेकुलेशंस मैंने देखी, दिस इज़ नॉट माय व्यू, जनरली मैंने देखी, वो ये कि US डॉलर के मुकाबले में 2-3 करेंसीज़ को करेंसी के जो एनालिस्ट हैं वो फ़ौक़ियत दे रहे हैं, जिसमें यन, योन और फ्रैंक शामिल हैं जी, रिस्पेक्टिवली बिलोंगिंग टू चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड। मीनिंग बाय शिफ्ट, इकोनॉमिकल शिफ्ट, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का शिफ्ट, एक ख़ास रीजन में जगह से दूसरी तरफ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे ख़्याल में जो ख़बरें थीं पिछले हफ्ते के अखबारात में या एनालिसिस थे, जिस पे हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि आप बड़ा आला ज़र्फ़ रखते हैं इस मौजू पर, और ख़ास तौर पे आपने बड़ी हकीकत बात की, और इसमें जो मखसूस जो आपने TOR तैयार किए थे, ये आपने भी TOR बताएं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ग्लोबल विलेज, इसमें मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि वर्ल्ड इज़ ग्लोबल विलेज एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द अमेरिकन इकॉनमी और फॉर दैट मैटर एनी इकॉनमी थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू इफेक्ट। आपको याद होगा एक ज़माने में सिर्फ ग्रीस की बात हुआ करती थी, उससे पहले स्पेन की बात हुआ करती थी, उससे पहले फ्रांस की बात हुआ करती थी, और सब इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसा ख्याल ये है कि डेवलप कंट्रीज़ के इश्यूज़ को एड्रेस ज़रूर करती हैं एग्जैक्टली, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ के इश्यूज़ को इतना ज़्यादा डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते, सुपरफिशियली एड्रेस करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री जो होती है वो बस उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ ठीक कर दिए जाते हैं ताकि बाय द फेस ऑफ इट ये लगे कि बच्चा पास हो गया। जैसे एक होता है ना, ग्रेस मार्क दे के बच्चे को 33 नंबर दे के पास कर देना। तो जितनी बातें आपने की हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और मुझे बस एक चीज़ का दुख रहता है फ़हीम भाई, बात यह है कि पाकिस्तान एक हसलिंग बसलिंग इकॉनमी हो सकती है, सारी दुनिया हमसे रुजू कर रही होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या एक एलिमेंट मिसिंग है, एक कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी को वो कैटलिस्ट नहीं मिल पाता, वो शोला नहीं मिल पाता जो इसको आतिश फिशा बना दे। मैं आपको बताऊं, आतिश फिशा बनना ज़रूरी है। वी नीड टू बिकम, मैं आपको सीरियसली बताऊं, पाकिस्तान नीड्स टू बिकम एन इकोनॉमिक वॉल्केनो एंड इट इज़ टाइम वी इरप्ट, क्योंकि एक जब इरप्शन होगी ना तो आप देखेंगे कि हमारा जहाँ जहाँ तरक्की का लावा फैलेगा, लावा लोग कहते हैं ना तबाही, मैं कहता हूँ नहीं, ये लावा जो है ना फैलना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे पास टैलेंट, हमारे पास स्किल, हमारे पास पोटेंशियल है। चलते हैं वेस्ट से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ। एक और ख़बर जो पिछले हफ्ते में लोगों की तवज्जो लेती रही, वो थी चाइना के इकनॉमिक फिगर्स। अच्छा, इकनॉमिक ग्रोथ जिस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही थी, नन ऑफ द टारगेट वाज मेट, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो एक्सपोर्ट फिगर्स हों। मीनिंग बाय टारगेट का ना अचीव होना एक अच्छा इंडिकेटर कभी भी नहीं होता। मीनिंग बाय कि यहाँ पर भी ग्रोथ के लिहाज से कुछ ना कुछ कंसर्न्स पाए जाते हैं। तो वेस्ट को भी हमने देखा और ईस्ट को भी देखा कि जहाँ पे कंसर्न्स पाए जाते हैं। मेरे तो इस बारे में मैं फिर वही बात करूँ फ़हीम भाई, लोग बुरा मानेंगे, मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ फ़हीम साहब। बात यह है कि फिर वही बात ऐसी लगेगी कि मेरा टेप रिकॉर्ड दोबारा रिवाइंड करके आपने चला दिया। मैं ये कहता हूँ कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया। आज की तारीख़ में लोग कहते हैं डॉलर रिटर्न, ये रिटर्न, वो रिटर्न। मैं आपको बता रहा हूँ पीक टू पीक आपके सामने छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, ये मैथमेटिकल है, कोई मेरी अपनी गढ़ी हुई कहानी नहीं है। सर 15,600 के ऊपर पाकिस्तान की शिटाक मार्केट 2008 में पहुँच गई थी। 15,600, जिसने जाके नेट पे चेक करना है जाके नेट पे चेक कर ले, ये एक पीक बन गई। इसके बाद आया क्रैश 4,700 पे, पहले मार्केट नीचे गई, मार्केट आपने फ्लोर लगाया। वो एक वजह है जिसकी वजह से आपकी MSCI की आपको उठा के इमर्जिंग मार्केट से उठाकर आपको फ्रंटियर मार्केट में फेंक दिया, क्योंकि आपने फ्लोर लगाया और कितने मुल्क के लिए तबाही की। और अब बोल रहे हैं वो गलती हमारी गलती थी। ये ज़िंदगी के अंदर गलतियां करके पीछे देख के कहना गलती थी, ये गलत बात।
2008 की पीक से आज की तारीख में आपकी मार्केट 36,000 की हो गई। ठीक है सर। अब खादिम आपके सामने एक चीज़ रखता है, मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले 15,600 के ऊपर डॉलर की जो डिवैल्यूएशन हुई है, यानी 60 से लेकर आप 110 तक भी गए थे बीच में, लेकिन चलो आज की तारीख में बॉल पार्क 104 रुपये रख देते। इसका मतलब 44 रुपये इसमें इजाफा हुआ। 44, मैं इसको 44% नहीं कहूँगा सर, इट्स नॉट 44 जी, ये 60 पर कैलकुलेट होगी, ये तकरीबन आपकी कितनी 75 से ज़्यादा होगी, 70 से ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉल पार्क बता रहा हूँ सर, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता मुझे, उस वक्त की रेट की भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आज के रेट की भी नहीं पता। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये ऐड करो ना 70%, 16,500 के ऊपर ऐड कर लिया। ये तो सिर्फ वो है जो डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से रिटर्न किया। दूसरा, स्ट्रेट लाइन नहीं सर, आज मैं स्ट्रेट लाइन बात नहीं करूंगा। अब कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट प्रिवेलेंट जो मार्केट में था उसको इसके ऊपर कंपाउंड करो। अगर आप 12% के हिसाब से, रफली बता रहा हूँ, 12% के हिसाब से कंपाउंड करते हो 2016 तक, तो मैं आपको बताऊं 3 टाइम्स, तकरीबन 3 टाइम्स आपकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू को इजाफा होना चाहिए था। ठीक है, लोग कहेंगे इसमें डिविडेंड इनकम भी आई, इसमें कैपिटल गेन भी आया, आई अग्री, लेकिन जब ये सारी चीजें आप कंपाउंड करोगे ना तो मार्केट के अंदर वो ग्रोथ नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। दोनों में से एक अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी, या अगर मैं डॉलर का रेट को अप्लाई करता हूं तो फिर मैं डॉलर इंटरेस्ट रेट को अप्लाई करूंगा, अगर मैं रुपी को कंसीडर कर रहा हूं तो फिर मैं रुपी में सिर्फ इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करूंगा। जी अली भाई, स्टॉक मार्केट ही की बात चल रही है, आपके पास भी बेतहाशा मैसेज होंगे पिछले हफ्ते में इनबॉक्स, मेरे पास भी बेतहाशा मैसेज थे, लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, जी जी बिल्कुल, बात क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि अब क्या होगा, अभी मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पे हम कितना परफॉर्म कर सकती है। तो मैं सिर्फ अगेन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जी, मार्केट्स जब परफॉर्म करती हैं तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि आउट परफॉर्म करने के बाद करेक्शंस भी लेती हैं। मार्केट्स जब हाई पे जाती हैं तो लो भी बनाती हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। जी प्लीज़, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके आपको एक ख़बर ऐसी बताऊँगा कि ये असल में MSCI वगैरह कुछ भी नहीं था, ये एक शेयर का सिलसिला था जिसका माल ज़्यादातर अब निकल चुका है। उस शेयर की वजह से ये सारा तमाशा बनाया गया था। और एक छोटे सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गपशप लगाते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी जनाब फ़हीम अख्तर साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले ऐसी बिलावजह शोशा छोड़ दिया ताकि लोगों के दिलों के अंदर एक, वो कहते हैं ना, तजस्सुस सा पैदा हो जाए। मुख्तसरन बात यह है कि सर ये MSCI वाली बिल्कुल बात जो है, पाकिस्तान हैज़ ही शॉर्ट टू इट, लेकिन इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान के शॉर्ट वो नहीं रहा जो पहले था। ऑब्वियसली आई वोंट लाइक टू पुट अ परसेंटेज हियर कि जी 50-50 है, नहीं है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने इंक्लिनेशन शो की है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हैं वो फुलफिल किए हैं। सर मुख्तसरन सिर्फ ये बता दूं कि उनके सवाल क्या हैं, जवाब ये पिछले साल के मुख्तसरन सिर्फ बताऊंगा, मुख्तसरन, आपकी बात के बीच में नहीं आऊँगा। यहाँ पर सर मैं एक चीज़ बता दूँ कि उन्होंने हमें रेटिंग किस चीज़ पे दी और किस चीज़ पर उनके शक व शुबहात हैं। ये नेट के ऊपर नाजरीन MSCI की वेबसाइट के ऊपर मैसर है। इसके लिए आपको किसी एनालिस्ट या बाबू के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही को ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए। आप प्लीज़ इंग्लिश से ना डरा करें। इसमें लिखा हुआ है ओपननेस टू फॉरेन ओनरशिप। इसमें इन्होंने प्लस 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 पाकिस्तान बेस्ट बोल के पूरा पाकिस्तान का जो है ना फॉरेन ओनरशिप दे दें। आपको खुद पता है हमारे तो सारे सियासतदान भी बाहर पैसा रखते हैं, तो हमें क्या पड़ी अगर हमारे अपने मुल्क के असासे बारों वालों को भेजें। कैसी बात है ना, पाकिस्तान का झंडा लगाओ, पाकिस्तान के साथ जो 2 नंबरी करनी है करो, अल्लाह माफ़ करेगा। किस तरह के लोग हैं। ईज ऑफ कैपिटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज प्लस प्लस प्लस, क्या बेहतरीन काम है। और कहीं से ना जा रहा हो तो बैग में भेज दो किसी मॉडल के साथ दोस्ती लगा के, कोई टेंशन नहीं। ईज ऑफ कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं, इसका ये मतलब नहीं, ये सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए। सर जो हकीकत है बयान कर रहा हूँ बिल्कुल। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, मार्केट एंट्री, इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट सेटअप प्लस, बेहतरीन प्लस लगाया मैंने। मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट रेगुलेशन प्लस, कंपेरेटिव लैंडस्केप, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा खैर, एनीवे, इंफॉर्मेशन फ्लो प्लस 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 प्लस, मैं भी लगा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप भी दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो जबरदस्त, ये बड़ा जरूरी होता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में, इंफॉर्मेशन फ्लो। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्लस, कस्टडी प्लस प्लस, CDC की कारकर्दगी, रजिस्ट्री एंड डिपॉजिटरी प्लस प्लस, ट्रेडिंग, ये सब अपनी तरफ से नहीं, इनका प्लस प्लस, ट्रेडिंग ट्रांसफरेबिलिटी प्लस प्लस, स्टॉक लेंडिंग माइनस, क्वेश्चन मार्क। ये पता है क्या है? लेवरेज प्रोडक्ट,
जिसके पीछे 8 साल नाच गाना होता रहा, लेवरेज प्रोडक्ट नहीं, मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा, नहीं। अब क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमने तो बस गंदे गंदे लोगों को हम मार्केट में नहीं आना चाहते, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये बोलते हैं सिर्फ कैश पे काम होगा, हंसते हैं, वो हंस रहे हैं कि यार कैश पे कोई काम होता है। शॉर्ट सेलिंग, ये शॉर्ट सेलिंग बड़ी यूनिक वो वाली चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ होती है। इसमें तो ओनरशिप ही नहीं आई ना, आपने माल बेच दिया मतलब बगैर वो लिए, ठीक है सर। स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क माइनस क्वेश्चन मार्क, ये 3 हैं मसले। क्या हैं, सब में प्लस, पर्चे में सब में प्लस, सिर्फ कहाँ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टॉक लेंडिंग यानी कि लेवरेज प्रोडक्ट से रिलेटेड और उधार लेने का सिलसिला, शॉर्ट सेलिंग जो कि गोरे कहते हैं हमें करने दो ताकि हम नोटू कमाएं आगे मुस्तकबिल, वो उसको पढ़ना पड़ेगा, नेट पे जाकर डिस्कवरी होती है बेसिकली। हाँ, और स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब ये क्या होता है ये मुझे पता है। अली भाई आते हैं, हमने वेस्ट की बात कर ली, ईस्ट की बात कर ली, अभी इकॉनमीज़ को ड्राइव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी क्रूड, उसकी बातचीत करते हैं। करें। क्रूड की प्राइसेस जो हैं मुस्तहकम रही, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आई, आउटपुट कहीं पे बढ़ाने की बात हुई और कहीं पे कम करने की बात हुई। यहाँ पे एक नाइजीरिया एक मुल्क है जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी होगा अपने लोगों के लिए जो प्रोग्राम को देखते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। नाइजीरिया ने अपनी आउटपुट को 20% कट किया पिछले दिनों में। ये इस वजह से हुआ वहाँ की इंटरनल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल फेस कर रही है जी। ये मुल्क 20% कम होना फ्रॉम अ कंट्री जो कि एक मेजर सप्लायर है एक जगह से, प्राइस डिस्कवरी आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की दोबारा क्वेश्चनेबल रहेगी। आपके लिए मुश्किल होगा डायरेक्शन को देखना, डायरेक्शन को बताना, डायरेक्शन के बारे में डिसाइड करना। तो ये मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था। यानी आप अभी ये कह रहे हैं कि ये इसकी डायरेक्शन को आप नहीं बता सकते? यस, खासा मुश्किल होगा इसकी डायरेक्शन को, बिकॉज कुछ लोग इसके आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ जगहों से कम हो रही है। वही सप्लाई मैटर्स प्राइस डिस्कवरी में, प्राइस की फॉर्मेशन में क्वेश्चंस डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है ना हाई नेटवर्थ या जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं मार्केट के अंदर, दुनिया भर में होते हैं, तो वो सब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक ज़माने में हमारी शिटाक मार्केट के साथ ये लोग जोड़ते थे मार्क बोर्बियस को, कभी जोड़ते थे वो जॉर्ज सोरोस को, कि उनके पास पूरा दिन कोई काम नहीं था, वो पाकिस्तान का नक्शा बिछा कर उस पर शटापू खेलते हैं। मतलब बेसिकली बात ये थी कि हम इस चीज़ को भूल गए कि वो सिर्फ मुनाफा ढूंढते हैं और मुनाफा ढूंढने के लिए वो मार्केट में निकले। सर दे डोंट वांट टू प्ले विद द एनवायरनमेंट जस्ट एज ए जोक। वो खिलौने से या कोई लेगो से खेलने के लिए नहीं आए, वो तो मुनाफा कमाने के लिए आए हैं। दे विल ओनली क्रिएट डिज़ाइन द मार्केट और डिज़ाइन देयर ओन बिहेवियर इन अ वे एज टू मेक ए प्रॉफिट। मैं नहीं किसी के ऊपर कोई तोहमत लगाता। जैसे आपको पता होगा एक ज़माने में इन्होंने एक तमाशा शुरू किया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, सॉरी वो निकलते ही मेरा डांस निकल जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई तकरीबन 6 साल डांस किया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का डांस। असल में कंपनी फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, नेट के ऊपर जाके देखा जा सकता है। एक दफ्तर गुड़गांव मुंबई के अंदर मौजूद है, नहीं गुड़गांव मुंबई में मौजूद है। बेसिकली वो GTS संभालता है, यानी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। जब मैंने नाम ले दिया उनका, आडवाणी साहब का, कि वो मामलात को देखते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जनाब कुछ भी नहीं हुआ, हिले ही नहीं अपनी जगह से। इनको क्या परवाह पड़ी, ये बस इनको जब कोई हाथ लगाए OGDC पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। अबे भाई फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को क्या किसी उन्होंने क्या हैदराबाद के पागल खाने से होकर आएंगे, वो बिला वजह पैसे लगा रहे पाकिस्तान के अंदर। यार सॉरी, थोड़ा जज्बाती हो जाता है। अच्छी खबर की थोड़ी सी बात करते हैं जो कि मैंने बुरी नहीं सुनाई आपको, फ्रैंकलिन इंटरेस्ट ले रहा था, बड़ी अच्छी बात है। आपने सही फरमाया, अभी भी इंटरेस्ट ले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तब इंटरेस्ट ले। सर एक जुमला बोलो। जी प्लीज सर, तब इंटरेस्ट ले जब आपको ये चीज 100% कंफर्म हो कि फ्रैंकलिन रिसोर्सेज का मालिक, जो कि बराह रास्त अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में शामिल है, वो खुद ये डिसीजन ले रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लगे। ऐसा कोई शख्स फैसला ना ले रहा हो जो कि काला गोरा हो, यानी कि गोरा ना हो, उसका रंग भी हमारे जैसा हो, उसका कंप्लेक्शन भी हमारे जैसा हो, और वो हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में बैठकर काम कर रहा हो। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि वही कर रहा होगा, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इतना सवाल कर लो। लेकिन फिर भी सवाल का जवाब पाकिस्तानी एनालिस्ट की तरफ से एक ही आता है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। एक खबर और लगी जो कि मुझे बुरा ना मानना, ये थोड़ा मैंने उनको मारा है कंकर पत्थर, जिनको बेचारों को पता ही नहीं था, वो मैं आपको बताऊं हकीकत ये थी जो कि खासी इनकरेजिंग है। वो है एक एफर्ट जो कि हमारे साइड से, पाकिस्तान के साइड से की गई है,
जिससे पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया है अमेरिका के एक बैंक से, रदर कोलैबोरेट किया है या करने की कोशिश की है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट से डील करने अच्छी खबर है। प्रोजेक्ट ये है कि 3600 मेगावाट की पावर जनरेशन के लिए LNG की प्रोक्योरमेंट, LNG बेस्ड प्रोजेक्ट। अच्छी खबर है। किस तरह से, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या टर्म्स हैं, जब वो सारी चीज़ें सामने आती हैं तो इस खबर के बारे में कितनी अच्छी है हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट्स कर सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली 3600 मेगावाट का प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में शामिल हो जाता है हमारे पावर रिजर्वायर में, तो ये हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी प्रोडक्शन के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए खासा बेनिफिशियल होगा। तो ये एक अच्छी। सर एक और अच्छी खबर भी जी, हमारे एक व्यूअर हैं बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे एक ख़त भेजा, जी एक ख़त भेजा है, कॉपी भेजी है ख़त की। वो ख़त उन्होंने जो है वो शायद CM शहबाज शरीफ साहब को भी भेजा है, मुझे भी उसकी एक कॉपी भेजी। नाचीज़ को भेजनी नहीं चाहिए थी, मैं किस काम का आदमी हूँ। लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है ननकाना साहब इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, यही पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे सिख बिरादरी के अफराद हैं जो कि ओवरसीज़ कनाडा या अमेरिका या बरतानिया में रहते हैं, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाए। इस तरह का भी नहीं कि ज़ाहिर बात है हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ख़राब हो, लेकिन उन्होंने $1 बिलियन का प्रोजेक्ट का एडवाइस दिया और बोला है 100 इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड हैं, 100 इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, जो कि ननकाना साहब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। वो बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं उस प्रोजेक्ट की, मुझे पता नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर तवज्जो देते हैं या नहीं देते, मुझे भी उसका कुछ पता नहीं। ताहम बाय द फेस ऑफ इट मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो प्रोजेक्ट लगी, क्योंकि अब पुराने ज़ख्मों को हमने भर लिया है। तो अब मामलात ये हैं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाती है, उसमें उन्होंने ख़ास कैटेगरी रखी है कि ओवरसीज़ सिख्स हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते, जो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स या UK में रहते हैं। और आपको पता है वहाँ जो रहते हैं वो शरीयत भी वहाँ की ले चुके हैं और उनका इतना कोई ख़ास रब्ता ताल्लुक़ नहीं रहा। ये उन्होंने प्रपोज़ल दिया, मैं इसकी मेडलिटी में नहीं जाना चाहता, मैंने जो बताना था आपको बता दिया। हाँ। जी अली भाई एक और वही हमारा जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखने वाले स्टॉक मार्केट से होते हैं और बहुत ज़्यादा इनबॉक्सेस आपके पास और मेरे पास भी होंगे रिलेटिंग टू दिस प्रोग्राम। सर मुझे तो आप लोगों ने भेजना ही छोड़ दिए, बोल रहे नाकारा आदमी हो तुम, मुझे कहते हैं तुम नाकारा आदमी हो, हमारे सवाल नहीं पूछते प्रोग्राम में, जो हम तुम्हें सवाल भेजते हैं वो तुम पूछते नहीं हो। मैं उनको ये कहता हूँ थोड़ा अरसा इंतज़ार कर लो, मैं मुतासिर करके कोशिश करूँगा सवाल। लेकिन आपको बहुत इनबॉक्स आते हैं मुझे। इन नटशेल मैं सिर्फ तमाम क्वेश्चंस को एक जगह पे जमा करने के बाद उनका जवाब एक तरीके से देना चाहूँगा। वो ये कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब भी आप स्टॉक बाय कर रहे हैं, जब भी आप पता कर रहे होते हैं किसी से कि मैं कौन सा स्टॉक लूँ जो एकदम से बढ़ जाएगा, तो एक चीज़ देखें कि आप जो स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं क्या आपको साल के एंड पे रिटर्न्स दे रहे हैं, डिविडेंड की सूरत में, बोनस की सूरत में, हिस्टोरिकली। और अगर वो रिटर्न्स टर्म डिपॉजिट से बेहतर हैं तो कोई आर नहीं है, कोई बुराई नहीं है उन स्टॉक्स को रखने में, वो स्टॉक्स आपको नुकसान नहीं देंगे। लेकिन जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं किसी से या कोई आपको गाइड करता है ऐसे स्टॉक्स ख़रीदने के बारे में जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, जो कभी पे आउट नहीं देते हैं और जिनमें सिर्फ स्पेकुलेशन हो कि डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। आप खुद ही डिसाइड करें, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे बैंक ना करें, लोगों पे रिलाई ना करें, बिकॉज़ लोगों के अपने मोटिव्स होते हैं। जब भी आपको स्टॉक से मुताल्लिक वो एडवाइस देना चाह रहे होते हैं तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, आप खासे समझदार हैं। आप उसी तरह से प्लान करें अपनी इन्वेस्टमेंट को जिस तरह से टर्म डिपॉजिट होता है कि राइट मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, साल के बाद 6 महीने के बाद मुझे उसका रिटर्न मिलता रहेगा डिविडेंड की सूरत में, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर, परफेक्ट। मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे? जी फरमाइए। प्लीज़। एक मेरे व्यूअर हैं बेचारे, पाकिस्तान में नहीं रहते, अब्रॉड रहते हैं, वहाँ से प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम से देखते हैं, 4-6 दफ़ा मुझसे पूछ चुके हैं, मैं जवाब नहीं दे सका। सिल्क बैंक के मुतालिक कुछ बता दें, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आने वाले दिनों के अंदर बता दें। अगर टीवी पे नहीं कहना चाहते तो मैं आपको इनबॉक्स करवा दूंगा। वो मेरा जहन उन्होंने जाना बिल्कुल माऊफ कर दिया है, जब मैं उनसे बात शुरू करता हूँ एक ही बात कहते हैं। अली भाई मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब मेरे उस पिछले स्टेटमेंट में था जो या उस डिस्कशन के वो दोबारा दोहरा दें ताकि उनको पता लग जाए बात ना। वो बार-बार पूछने का क्या फ़ायदा? स्टॉक को आप बार-बार देखें, स्टॉक को ग्रोथ तो हो सकती है, ग्रोथ
अमेजिंगली भी आ सकती है, नए वेंचर्स बन सकते हैं, नए कोलैबोरेशन हो सकते हैं, लेकिन पंच लाइन आपकी होनी चाहिए कि आप स्टॉक में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टर्म डिपॉजिट के रिटर्न्स के मुताबिक 8, 9, 10% कम से कम 8% आपके पास साल के एंड में डिविडेंड की सूरत में, पे आउट्स की सूरत में आना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक ख़रीदने के बाद, स्टॉक को रखने के बाद इतना पैसा पे आउट की सूरत में नहीं आ रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्की है, सेफ नहीं सर। बिलो फेस वैल्यू तो शेयर बिक रहा है, सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। देखिए जाहिर बात है वो तो अपनी फेस वैल्यू से भी जो कम शेयर बिक रहा है, इसका मतलब उसने कोई कारकर्दगी खास नहीं दिखाई होगी ना, कुछ मार खाई होगी। ट्रबल्स होते हैं। आप मैं बहुत क्लियरली किसी एक स्टॉक के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी इस डिस्कशन के इस हिस्से से हर वो शख्स अच्छे कंक्लूजन्स ले सकता है, अच्छी गाइडलाइंस नहीं लेते ना, नहीं सुनते मेरी और आपकी बात। जाते हैं नीम हकीम खतरा जहाँ के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कोई ऐसा फार्मूला निकालो, कोई ऐसा तावीज़ दो, कोई ऐसा कोई हमें वो धागा दो जो हम बांध लें, रात को हम सोएं, सुबह में हम जागें, अमीर हो जाएं, करोड़पति हो जाएं। और जब दूसरा जो भी नीम हकीम होता है वो आगे से इनके साथ वादा भी कर देता है कि हाँ ये शेयर ले लो कल डबल हो जाएगा, तो वो फिर उसकी वो शेयर ख़रीद लेते हैं और फिर उनके साथ जो कुछ होता है फिर बाद में ज़िंदगी में वो आप जानते हैं, फिर रोते हैं। एंड देयर इज़ नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। लेकिन दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। सर लोगों ने शेयर ख़रीदे हैं, मैं आपको बताऊं, फेस वैल्यू के 3-4 गुना पे, और आज 80% डिस्काउंट के ऊपर फेस वैल्यू के वो शेयर्स बिक रहे हैं। मैं किसी शेयर की बात नहीं कर रहा। जी बहुत सारे मिल जाएंगे, आप बहुत सारे, सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे। तो आपकी बात सुनेंगे फ़हीम भाई, कितनी पढ़ी लिखी बात कर, कितनी अच्छी बात की इन्होंने। लेकिन वही ख्वाब सुबह जो है वो शेयर ख़रीदना, रात को उसको ज़मीन में दबा देना, सुबह में एक बहुत बड़ा पेड़ उसके पत्ते काटना। सर एक खबर आई है डेली टाइम की जो पढ़ना बहुत लाजमी, बहुत लाजमी। वो ये है कि नैब अरेस्ट एक्सीएन फ्रॉम क्वेटा, recovers more than $1 billion in cash from his house. Agha Hazur Shah had concealed money in water tank of his residence. Rupees 20.8 million recovered from house of Axian's front man. यानी वो अलहदा, ये अलहदा, ये वो अलहदा, ये अलहदा। और कुछ टीवी एंकर्स ने कहा कि अरबहा रुपया इनकी पानी की टैंकी में से निकला। कैन यू इमेजिन? पहले 63 करोड़ इन्होंने निकाला, दे कुडंट काउंट देम, दे हैड टू पुट देम इन मनी काउंटिंग मशीन्स। पानी की टंकी में से, इसका मतलब है पानी की टंकी में पानी नहीं था। तो एनीवेज जिस तरह से आप करप्शन पे डेराइव चल रही है, सक्सेसफुल है, और डेफिनेटली आपने सही कमेंट्स दिए, शॉकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग न्यूज़। लेकिन अब ये कि अब ये नेक्स्ट स्टेप पर जाए ना चीज़, अब कहीं ऐसे ना हो, देखें बड़े पे हाथ डालो आप, छोटे छोटों पे अब हाथ नहीं डालो। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये तो अरब इधर से मिल रहे हैं एक्सीएन के पास से, तो इनसे ऊपर के ऊपर से ऊपर वालों के पास से कितने मिलेंगे, ये भी हमें सोचना है। और हमें सबसे जो अहम चीज़ सोचनी है सर, कि हमारे मुल्क से जो इतना पैसा नाजायज़ तरीक़ों से हमारे मुल्क से बाहर चला जाता है, अगर वो हमारे मुल्क में लग रहा होता तो आज हम किसी भी तरक्की याफ्ता मालिक के बराबर खड़े हुए अपने हरे पासपोर्ट को जब लहराते हैं ना, तो फिर पता लगता कि हम चीज़ क्या है। लेकिन ये लोग, करप्ट लीडरशिप, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट इंटेलेक्चुअल्स, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। मेरे पास 30 सेकंड है, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। आप कुछ कहना चाहें तो आप ख़त्म करें। जी अली भाई, आपने सही कमेंट्स दिए, लेकिन बहुत सारी होप्स हैं हमें अपने लोगों से, अपने उन लोगों से जो मैटर करते हैं, कि इंशाल्लाह हमारी खुशहाली दूर नहीं होगी, हर चीज़ ठीक होगी, हर चीज़ ग्रो होगी, और हर चीज़, चलो जिससे उम्मीद है ना आपको, जिससे तवक्को है इंसानों में जिससे तवक्को है, उसको सलाम ठोकते हो जाते हैं। सलाम इसे कहते हैं सल्यूट करना। और सल्यूट किसको किया जाता है? जो वर्दी में होता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। लेकिन बात यह है कि कह देना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कर रहा है। बेशक हर चीज़ मेरे रब के हाथ में, और इंसान जो है वो फिर अपना एक किरदार अदा करते हैं सिर्फ उसके हुक्म से। तो प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म। और ये सब मैं हंसी मजाक में कहता हूँ, जिनको कहता हूँ वो भी बुरा ना माने, जिनसे कहता हूँ वो भी बुरा ना माने। मेरे अजीज़ हैं
जनाब फ़हीम साहब ये भी बुरा ना माने, सोशल मीडिया के हमारे पते आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो पैगामात आते हैं उनको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँ। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अली नासिर, फ़हीम अख्तर और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।